बायो सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में जानेंगे। मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है, इस श्रृंखला के निर्माण में कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। यही डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर यानी बहुलक होता है। जब ज़्यादा संख्या में न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उसे ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहा जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में मुख्यतः 3 घटक पाए जाते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा होता है फॉस्फेट अणु। कार्बोहाइड्रेट के रूप में पेंटोज शुगर रहता है। यह पेंटोज शुगर का एक और नाम है जिसे राइबोज कहा जाता है। जब डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है तो यह राइबोज शुगर डीऑक्सी के रूप में पाया जाता है। डीऑक्सी राइबोज के रूप में पाया जाता है। अर्थात इस कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन का एक अणु डिलीट कर जाता है, इसे ही डीऑक्सी राइबोज कहा जाएगा। और आरएनए के निर्माण में राइबोज शुगर के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजनी क्षार मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, पायरिमिडीन और दूसरा होता है प्यूरिन। फिर बाद में कोसेल नामक वैज्ञानिक ने कहा कि पायरिमिडीन भी 2 प्रकार का होगा, थायमीन, दूसरा होगा साइटोसिन। उन्होंने कहा कि प्यूरिन भी 2 प्रकार का होता है, एडेनिन, गुएनिन। यह डीएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजनी क्षार है। आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार में सिर्फ एक क्षार का अंतर होता है। आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि थायमीन डीएनए में पाया जाएगा और आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, क्योंकि 5-मिथाइल यूरेसिल थायमीन का ही दूसरा रासायनिक नाम होता है। तो आरएनए में यूरेसिल होगा और डीएनए में थायमीन होगा। इन चारों में से कोई एक नाइट्रोजन क्षार जब पेंटोज शुगर से मिलता है तो संबंधित न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाता है। जैसे कहें हम कि यदि पेंटोज शुगर में डीएनए का निर्माण चूंकि डीऑक्सी राइबोज के मिलने से होता है, तो डीऑक्सी राइबोज में कोई एक नाइट्रोजन क्षार मिलेगा प्लस कोई एक नाइट्रोजन क्षार मिलता है, तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। चूंकि नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के हैं तो न्यूक्लियोसाइड भी 4 ही प्रकार के होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लें हम, डीऑक्सी राइबोज से यदि थायमीन जुटेगा तो यह बनाता है डीऑक्सी थायमिडीन। उसी प्रकार अगर साइटोसिन जुड़ेगा तो डीऑक्सी साइटिडीन, ग्वेनिन से जुड़ेगा तो डीऑक्सी साइटिडीन, और एडेनिन से जुड़ेगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन, और गुएनिन से जुड़ेगा तो डीऑक्सी गुआनोसिन का निर्माण करता है। आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाएगा, वहाँ भी 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। वहाँ यूरिडीन बनेगा, साइटिडीन, एडिनोसिन, गुआनोसिन इत्यादि 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार बनते हैं। न्यूक्लियोसाइड का जब निर्माण हो गया, इस न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट तीसरा घटक जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। आइए इसको केमिकल स्ट्रक्चर के द्वारा बेहतर तरीके से समझें हम।
जैसा आप जानते हैं कि पेंटोज शुगर जो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज के रूप में पाया जाता है, एक 5 सदस्यीय बेंजीन रिंग होता है। इस रिंग में देखते हैं एक अकेले ऑक्सीजन परमाणु यहाँ रहता है। रिंग में पहले स्थान पर कार्बन रहेगा, दूसरे स्थान पर कार्बन, तीसरे स्थान पर कार्बन, चौथा स्थान पर भी कार्बन होगा और पांचवा कार्बन रहता है रिंग से बाहर, मिथाइल समूह का हिस्सा बनाता है, CH2 समूह का हिस्सा बनाता है। इस रिंग में 1, 3 और 5 के स्थान पर एक एक OH ग्रुप जुड़ता है। तो एक स्थान पर OH रहेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, तीसरा पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है और 5वें कार्बन परमाणु से भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है। रिंग में 1, 2, 3, 4 पर एक एक कार्बन परमाणु जुड़े, हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं। यही है डीऑक्सीराइबोज। बहुत ही आसान है। देखते हैं कि अब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण सबसे पहले कैसे होगा। तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियोसाइड का निर्माण पेंटोज शुगर और किसी एक नाइट्रोजन क्षार के मिलने से होता है। तो इस पेंटोज शुगर से जो डीऑक्सीराइबोज के रूप में है, इसके हमेशा पहले कार्बन परमाणु से, ये पहला कार्बन परमाणु है, इसके हमेशा पहले कार्बन परमाणु से कोई एक नाइट्रोजन क्षार जुड़ करके न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। जैसे हमारा एडेनिन है तो यह ए को जोड़ दें तो यह दोनों मिलकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कर लिया। नाइट्रोजन क्षार और इस डीऑक्सीराइबोज के बीच हमेशा नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड के निर्माण में डीऑक्सीराइबोज के पहले कार्बन परमाणु से कोई एक नाइट्रोजन क्षार N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अर्थात नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। अब ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, इसमें हमेशा 5वें कार्बन परमाणु या 5वां कार्बन परमाणु है जो CH2 समूह का हिस्सा बना रहा है, हमेशा रिंग में 5वें कार्बन परमाणु से फॉस्फेट जुड़ता है। यहां बॉन्ड होगा फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। अब यह पूरा जो स्ट्रक्चर बन गया इसी को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ बना हुआ है कि पहले स्थान से एडेनिन जुड़ा है नाइट्रोजन क्षार के रूप में, यहाँ बॉन्ड होगा नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। 5वां कार्बन परमाणु रिंग से बाहर है, 5वां कार्बन परमाणु है यह, इससे हमेशा फॉस्फेट जुड़ेगा फॉस्फोइस्टर बॉन्ड द्वारा। यह बना लिया एक न्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार यहां भी देखेंगे पहले कार्बन परमाणु से नाइट्रोजन क्षार जुड़ रहा है N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा, 5वें कार्बन परमाणु से फॉस्फेट जुड़ रहा है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड द्वारा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया, यह तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, चौथा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे श्रृंखला बनते जाती है न्यूक्लियोटाइड की। अब रही बात कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है, तभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण होगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से हमेशा तीसरे और 5वें कार्बन परमाणु से जुड़ता है। न्यूक्लियोटाइड का या कहेंगे यह पेंटोज शुगर का तीसरा कार्बन परमाणु है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के इस पेंटोज शुगर का यह 5वां कार्बन परमाणु है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में पहला न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन परमाणु और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन परमाणु से हमेशा जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा। यही बॉन्ड जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाएगा। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कहलाएगा यह डाई न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे ही श्रृंखला लंबी बनती जाएगी, यहां भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, यह भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, यह श्रृंखला बनते जाती है। इसी को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहा जाता है। इस में एक बात और आपको दिखा देते हैं हम
कि श्रृंखला में हम तीसरे छोर और पांचवें छोर की पहचान कैसे करेंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पर कि यह डीऑक्सीराइबोज है, इसमें न्यूक्लियोसाइड कैसे बना और फिर से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे हुआ, आपने इसको बेहतर तरीके से देख लिया है। अब इसमें छोर की पहचान कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं हम। यह भी बहुत आसान है। कह रहा है कि किसी न्यूक्लियोटाइड में जैसे यह 5वां कार्बन परमाणु है, तो जब श्रृंखला में या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो चैन बन गया, पूरी लड़ी बन गई, जब श्रृंखला में 5वें कार्बन परमाणु पर फॉस्फेट मुक्त अवस्था में हो, अर्थात किसी दूसरे बॉन्ड द्वारा यहाँ जुड़ा हुआ न हो, जैसे यहाँ फॉस्फेट है, इसमें और इसमें अंतर यह है कि यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है या एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ गया है, लेकिन यह फॉस्फेट मुक्त है, अर्थात यह किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसे इस लड़ी का 5वां छोर कह देंगे। एक बार देखिए कि 5वें कार्बन परमाणु पर जब फॉस्फेट मुक्त होगा उसे 5वां छोर, और तीसरे कार्बन परमाणु पर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप मुक्त होगा उसे तीसरा छोर कहेंगे। जैसे आपको बताया गया कि इस डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला में 1, 3 और 5 पर एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, यही तीसरा छोर है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको बैठाया गया यहाँ पर। जब श्रृंखला में तीसरे कार्बन परमाणु पर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप मुक्त अवस्था में पाया जाएगा उसी को कहते हैं तीसरा छोर। यह डीएनए का तीसरा और 5वां छोर बन गया। चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने बताया कि डीएनए का जब एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है तो यह टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। हम इसके दूसरे श्रृंखलाओं का अनुमान पहले श्रृंखलाओं से लगा सकते हैं और इनमें मौजूद क्षारों के अनुक्रम का भी अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे पहले लड़ी में यदि एडेनिन क्षार है तो हमेशा यह थाइमिन के साथ दूसरी लड़ी में पाया जाएगा, यदि यहाँ थाइमिन है तो हमेशा यहाँ एडेनिन के साथ में पाया जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरी लड़ी के क्षारों का पता लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि डीएनए की दोनों लड़ियों में जितनी संख्या में पायरिमिडिन पाए जाएंगे उतनी ही संख्या में प्यूरिन भी पाया जाएगा। तीसरा विशेषता यह होता है डीएनए लड़ी का कि डीएनए की पहली लड़ी दूसरी लड़ी की अनुपूरक होती है, अर्थात डीएनए की यदि पहली लड़ी 5 एंड से 3 एंड की ओर है तो दूसरी लड़ी 3 एंड से 5 की एंड की ओर रहती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की यही विशेषता है। यदि वीडियो आपको ये समझ में आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।